एलोन मस्क एक जीनियस या फिर एक स्कैमर, लोगों को ठगने वाला? जानना चाहते हो तो आ जाओ इस वीडियो में। मेरा नाम है नमन एंड आई एम CEO एंड को-फाउंडर ऑफ टेक्योन। इस सेंचुरी का रियल लाइफ टोनी स्टार्क, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी एंड पैसा भी, एंड इतने अमीर और फेमस होने के बाद पावर भी है। लेकिन जो ग्रेट पावर के साथ वो आती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कई बार कुछ लोग निगलेक्ट करके उसका दुरुपयोग भी करते हैं, गवर्नमेंट्स। तो अब सवाल ये आता है, एलोन मस्क ने ऐसा आखिरकार किया क्या है? तो बात बहुत सिंपल है, उसने इतना सारा धन सिर्फ सपनों को बेचकर कमाया है। कैसे? तो उसके लिए थोड़ा सा पास्ट में चलना पड़ेगा। तो कहानी स्टार्ट होती है 1998 में, जब एलोन मस्क अपनी Zip2 कंपनी को बनाता है। Zip2 कंपनी उस टाइम पे काफी सारा लॉस फेस कर रही होती है, जिसके चलते कंपनी बाद में बिक जाती है $305 मिलियन के अंदर। एंड कंपनी से एग्जिट लेते टाइम पे एलोन मस्क को उसके शेयर का $22 मिलियन मिल जाता है। बट वो आजकल के लड़कों की तरह अय्याशी पे ध्यान ना देते हुए उसने एक नई कंपनी बना दी, एंड उस कंपनी का नाम था X.com। X.com का बेसिक गोल ये था कि लोग आपस में पैसे को रिसीव एंड ट्रांसफर कर सके बाय ईमेल। तो एलोन मस्क इस आइडिया को लेके सिलिकॉन वैली के काफी सारे इन्वेस्टर्स के पास गया एंड उनके सामने अपने आइडिया को पिच करके उन्होंने काफी सारा पैसा कमाया भी। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही थी, एलोन मस्क को इतना एक्सपीरियंस नहीं था किसी भी कंपनी को हैंडल करने का, खासकर कि इस टाइप की फाइनेंशियल कंपनीज को। तो वो काफी सारा लॉस फेस करने लगे, जिसके चलते कॉइनफिनिटी X.com को खरीद लेती है एंड एलोन मस्क बाद में एक मैनेजर बन जाता है उस कंपनी का। लेकिन आगे चल के ये कंपनी स्टिल प्रॉफिट नहीं बना रही, जिसके चलते ये पेपैल के साथ में मर्ज हो जाती है एंड बाद में एलोन मस्क फिर से कंपनी का CEO बन जाता है। लेकिन उस टाइम तक आते आते काफी सारे जो ग्रेट टैलेंट था कंपनी को छोड़ के जा रहा था एलोन मस्क के रूड बिहेवियर से एंड उसके मिस माइक्रो मैनेजमेंट के चलते, जिसके चलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एलोन मस्क को उसी की कंपनी से उसको बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि अभी भी तुम एक बच्चे हो एंड अभी भी इस जैसी कंपनी को आप नहीं संभाल सकते। लेकिन एलोन मस्क को इस बार उसके शेयर के पैसे $165 मिलियन मिले। फिर 2002 में दो इंजीनियर्स मार्टिन एबरहर्ड एंड मार्क ट्रिपनी ईवी मार्केट को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए टेस्ला को लॉन्च करते हैं एंड टेस्ला के अंदर वो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं एंड उन्हीं में से एक इन्वेस्टर था एलोन मस्क। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एलोन मस्क फाउंडर है टेस्ला का, नहीं, वो उसका अर्ली इन्वेस्टर है। एलोन ने 2004 में इस कंपनी के अंदर $6.5 मिलियन इन्वेस्ट करे एंड 2 साल के बाद फेब 2006 के अंदर एलोन मस्क ने टेस्ला के लिए $13.5 मिलियन को रेज किया एंड उसी साल मार्च में एलोन मस्क ने $40.5 मिलियन को रेज किया, जिसके बाद में टेस्ला का बहुत ज्यादा हाइप बनने लग गया एंड बाद में टेस्ला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार रोडस्टर को मार्केट में लॉन्च किया, जिसके बाद कंपनी की बहुत ज्यादा हाइप भी क्रिएट होने लगी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे तब आया जब मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ को फाउंडर्स के ऊपर यानी मार्क एंड मार्टिन के ऊपर ही फोकस कर रही थी एंड एलोन मस्क को उसी तरीके से इग्नोर किया जा रहा था जैसे बीटेक के स्टूडेंट्स पढ़ाई को करते हैं। एंड ये सेम बात एलोन मस्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो वो बाद में इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स को अपने पास रख लेता है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हेड बन जाता है एंड बाद में इसी कंपनी से मार्क और मार्टिन को ठक्के मार के बाहर भी निकाल देता है। कोर्ट केस में जाते तो हैं ये दोनों फाउंडर्स, लेकिन कोई फायदा होता नहीं है। एलोन मस्क यहाँ पे केस को जीत जाता है। फिर 2012 के अंदर मॉडल S को लॉन्च किया जाता है एंड रोडस्टर की प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद 2014 में ये कार तहलका मचा देती है एंड सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। सिर्फ एक महीने में 2500 यूनिट की सेल करके सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। लेकिन फिर भी टेस्ला उतनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई थी और आज भी टेस्ला उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। लेकिन जो टेस्ला ने पिछले 3 सालों के अंदर जो ग्रोथ दिखाई है वो किसी ने भी एक्सपेक्टेड नहीं करी थी एंड जिसके चलते उसका शेयर प्राइस 700% से भी ज्यादा बढ़ गया था एंड आज के टाइम पे टेस्ला वो कंपनी है जिसका वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन है। जब हम टेस्ला की 2020 एंड 2019 की बैलेंस शीट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई देता है कि जो टेस्ला का मेजॉरिटी पार्ट है पैसे का वो आया है सेल्स ऑफ रेगुलेटरी क्रेडिट को बेचकर दूसरी कंपनीज को, जैसे कि जनरल मोटर्स, ऑडी, टोयोटा, ऐसी कंपनीज को बेचकर। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का एक रूल है कि जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको 1 साल में इतनी इलेक्ट्रिक कार्स को मैन्युफैक्चर करके बेचना पड़ेगा या फिर सिमिलरली अमाउंट के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी से क्रेडिट को खरीदना पड़ेगा। एंड यहीं पे सारा खेल होता था कि जितनी भी कंपनीज थी वो सारे का सारा क्रेडिट टेस्ला से खरीदती थी, क्योंकि टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में सबसे बड़ा प्लेयर है। एंड जब हम टेस्ला के शेयर्स को एनालाइज करते हैं एंड उसके पी रेशियो को उसके शेयर प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, फिर हमें साफ पता ये लगता है कि जो टेस्ला के शेयर्स है वो ओवर प्राइस्ड है। बट मेन सवाल ये आता है कि बिना इतनी कार्स को सेल करते हुए भी एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे बन गया? कंपेयर में अगर मैं बात करूं जनरल मोटर्स की या टोयोटा की, उनकी जो साल में यूनिट्स बिकती है टेस्ला उसके आसपास भी नहीं बढ़ा। फिर भी उन कंपनीज के जो CEO और जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आते हैं। तो एलोन मस्क ने ऐसा काम क्या किया?
तो यहीं से स्टार्ट होती है एलोन मस्क के दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनने की शुरुआत। एलोन मस्क की सिर्फ 2 कंपनीज नहीं है, उसकी काफी सारी कंपनीज है, जैसे कि स्पेसएक्स, टेस्ला, बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक एंड हाल ही के अंदर उन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। लेकिन अगर मैं मार्केट में बात करूं, स्पेसएक्स, टेस्ला और ट्विटर को छोड़ के किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलेंगे ही नहीं। लेकिन बिना प्रोडक्ट को सेल करे भी एलोन मस्क उन कंपनी से पैसा बना रहा है। कैसे? द रीजन इज PR। एलोन मस्क खुद को एक टोनी स्टार्क की तरह रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एलोन मस्क के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो उसका विजन है वो काफी ज्यादा बड़ा और फ्यूचरिस्टिक होता है, जैसे कि बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, एंड हद तो तब हो जाती है जब वो सीधा सीधा ये ऐलान कर देता है कि मैं मार्स के ऊपर हैबिटेट बनाऊंगा एंड हम मार्स पे सबसे पहले इंसान को पहुंचाएंगे, जिसके चलते एलोन मस्क की जो एक इमेज है वो एक फ्यूचरिस्टिक विजनरी के तौर पे देखी जाती है एंड उसके पीछे काफी बड़ा कल्ट बन गया है। जिसके बाद में एलोन मस्क के पास एक बहुत बड़ी ताकत आ जाती है, मैनिपुलेशन। एंड दूसरी बड़ी बात जो उसके पास पावर आ गई है वो ये है कि वो शेयर मार्केट को गिरा सकता है, ये बढ़ा सकता है अपने एक ट्वीट से। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ट्विटर। एंड जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसके शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने का वो है बिटकॉइन। पहले एलोन मस्क ये ट्वीट करके बोलता है कि आप बिटकॉइन से टेस्ला की कार्स को खरीद सकते हैं, जिसके बाद में जो बिटकॉइन की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। बट थोड़े दिनों बाद उसको याद आता है कि यार एनवायरमेंट का भी तो सोचना है, तो वो सीधा सीधा ट्वीट करके बोल देता है भैया हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन हो रहा है एंड जो एनर्जी है वो फ्यूल्स को जला कर आ रही है। एंड टेस्ला का मेन मोटो क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाना, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतनी पॉल्यूशन फ्री होती नहीं है, बट लोगों को बेवकूफ़ तो बनाना ही है। तो वो सीधा सीधा ट्वीट पे ये बोल ही देते हैं भैया हमसे ना हो पाएगा। एंड उसी टाइम बिटकॉइन का प्राइस गिरना चालू हो जाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद में वो डॉज कॉइन को लेके आता है एंड डॉज कॉइन को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग से हाइप किया जाता है एलोन मस्क के थ्रू। वो काफ़ी ज़्यादा उस पर रैप भी बनाता है, जनरली उसके ऊपर ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे होते हैं एंड वो सीधा सीधा ऐलान कर देता है कि मैं डॉज कॉइन को $1 तक लेके जाऊंगा, जिसके बाद में डॉज कॉइन का जो प्राइस था देखते ही स्पाइक मार। बट 90% डॉज कॉइन सिर्फ कुछ ही लोगों के पास थे एंड पूरी दुनिया 10% के अंदर खेल रही थी। तो यहाँ पे उन कुछ चुनिंदा बंदों की वजह से मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट किया जा रहा था एंड वो कभी भी इसका प्राइस को बढ़ा या घटा रहे थे। तो यहाँ पर पैसा आखिरकार बनाया किसने? समझदार को इशारा काफ़ी है। तो यही पावर है PR की। एंड काफ़ी सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जो टेस्ला है वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स को मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ये बात गलत है। टेस्ला एक टेक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ बहुत सारे और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी मैन्युफैक्चर और सेल करती है, जैसे कि ग्रिड स्केल एंड होम स्केल बैटरीज को, बाद में सेल्फ ड्राइविंग कार AIs को, रिसेंटली टेस्ला बॉट जैसे रोबोट्स को भी। बट बात तब बिगड़ जाती है जब आप किसी चीज को बेचने के लिए झूठा क्लेम कर रहे हैं। टेस्ला की कार्स कंप्लीटली सेल्फ ड्राइविंग कार्स नहीं है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर टोटल 6 लेवल होते हैं एंड टेस्ला अभी लेवल 3 पर है। एंड कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सेल्फ ड्राइविंग कार को तभी रिकॉग्नाइज कर सकती है जब वो लेवल 5 या लेवल 6 पे होता है। उसके पहले आप किसी भी कार को कंप्लीटली सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं बोल सकते। इसीलिए टेस्ला भी आप लोगों को ये बात बोलती है कि जब भी आप कार को चला रहे हैं तो प्लीज कृपया करके स्टीयरिंग को पकड़े रहे और फोकस को रोड पर ही रखें। बट हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर एक चीज बैठ जाती है कि ये कार सेल्फ ड्राइविंग है एंड जब स्टार्टिंग में कार अपने आप ही चलना स्टार्ट कर देती है तो इंसान का दिमाग रेस्ट मोड में चला जाता है, उसका सारा का सारा फोकस हट जाता है। एंड जब भी मौका आता है कि आपको अब कंट्रोल लेना है, हमारा दिमाग वहां पर काम नहीं कर पाता, उसका रिएक्शन इतना तेज नहीं होता और एक्सीडेंट हो जाता है। एंड इसी चीज के चलते हुए काफी सारे लोग एक्चुअली के अंदर मर चुके हैं। एंड इसके पीछे का रीजन है एलोन मस्क की जिद। सेल्फ ड्राइविंग कार्स मेजर 4 टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करती हैं: सोनार, रेडार, लाइडार एंड विजन टेक्नोलॉजी। जितने भी करंटली मार्केट के अंदर लेवल 5 एंड लेवल 6 की सेल्फ ड्राइविंग कार्स है जो कि चाइना एंड जापान में है, वो लाइडार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइडार का डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट एंड सबसे ज़्यादा क्लियर होता है। कंप्यूटर को ओवर प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे लाइडार सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन देता है, ऑन या ऑफ, यानी कि यहाँ पे तुम जा सकते हो या फिर तुम यहाँ पे नहीं जा सकते। इतने सिंपल एल्गोरिदम के बाद
लाइडार में एक प्रॉब्लम ये है कि लाइडार बहुत ज्यादा महंगा होता है। एंड देखिए यार, ये बात बिल्कुल सच है कि जो फ्यूचर है वो विजन टेक्नोलॉजी का ही है, लेकिन प्रेजेंट में लाइडार बेस्ट है क्योंकि अभी हमारा एआई उतना क्लियर एंड उतने उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है कि वो कार चला सके विजन के थ्रू। तो यहाँ पे सीधा सीधा एलोन मस्क दूसरों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ भी कर रहा है। तो कंक्लूजन यही आता है कि एलोन मस्क आपका कोई फेवरेट आयरन मैन नहीं है, वो सिंपल एक बिजनेसमैन है जो मार्केटिंग में जीनियस है। एंड एलोन मस्क की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उनका विजन हमेशा स्टार्टिंग से ही बढ़ा रहा है एंड अगर कोई बात उन्होंने ठानी है उस काम को वो कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए तो स्पेसएक्स आज नासा से भी 10 साल आगे है रॉकेट टेक्नोलॉजी के अंदर। सारी की सारी रॉकेट इंडस्ट्री की कंपनीज को उसने पीछा छोड़ते हुए स्पेसएक्स नंबर 1 पोजीशन पे आई है एलोन मस्क की वजह से। एंड आज भी स्पेसएक्स के काफी सारे एम्प्लॉइज परेशान है एलोन मस्क के टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से। एंड ये तो फैक्ट क्लियर है कि एलोन मस्क ने इतना सारा पैसा सिर्फ सपनों को बेचकर बनाया है। एंड इन्वेस्टर इसी चीज का फायदा उठाते हैं। इन्वेस्टर्स कभी भी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इन्वेस्टर्स हमेशा एलोन मस्क की ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। एंड आप लोग भी मुझ पर और मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे? इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड आप लोग मेरी भी हेल्प कर सकते हैं ब्रांड वैल्यू बनाने में। आफ्टर ऑल, ब्रांडिंग इज अ रियल मनी।